जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे स्वर्णिम क्वेश्चंस देखेंगे एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा को क्रैक करने के लिए, जिन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि यहां से बाहर आपका पेपर नहीं जा सकता, क्योंकि सभी क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट साथियों कवर होंगे आज की इस वीडियो में और सब कुछ देखेंगे हिंदी के सभी टॉपिक से साथियों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस लिए गए हैं, जीके के सबसे दमदार क्वेश्चंस लिए गए हैं और रीजनिंग और मैथ के वो कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में लिए गए हैं जो सबसे दमदार है, जो सबसे खास है। तो हर बार की तरह साथियों आज भी मैं आपको हिंदी के सभी टॉपिक्स के पूरे 20 सवाल कराने वाला हूं और इसमें से आपका स्कोर साथियों 10 से 12 का होना चाहिए, यानी कि 10 से 12 सवाल आपको बिल्कुल करेक्ट करना है। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, आपको बताना है कि साधारण का विलोम क्या होता है, मुझे बताइए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि संक्षिप्त का विलोम क्या होता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे संक्षिप्त का विलोम क्या होता है, विस्तृत होता है, क्योंकि ये सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें साथियों शिष्ट का विलोम क्या होता है, तो देखिए छोटा आ लगा दीजिए, बस छोटा आ अगर आप लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा। साधारण की बात करें तो साधारण का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। इसलिए जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है। तो पुण्य कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो मैं कहूंगा साथियों पराधीन उसको कह सकते हैं, जो दूसरों के अधीन होता है, ठीक है ना। और जो दूसरों के अधीन ना हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको स्वाधीन कहा जाएगा। अरे भाई, जो दूसरों के अधीन है उसको पराधीन और जो दूसरों के अधीन नहीं है उसको साथियों स्वाधीन कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि आधुनिक का विलोम बता दीजिए। तो आधुनिक की अगर बात करें मॉडर्न इसको कहा जाता है, जब बहुत पुरानी बात करते हैं यानी कि उसको प्राचीन कहा जाएगा, एंशिएंट कहा जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ी होगी साथियों मॉडर्न हिस्ट्री वो आधुनिक इतिहास है, आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि वो प्राचीन इतिहास है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है, कह निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो परिणति की अगर बात करें साथियों कैसे लिखा जाता है परिणति, मैं कहूंगा जैसे मैंने लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है, ऐसे तो साथियों सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। साथियों आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक पीडीएफ तैयार की गई है पूरी टीम के द्वारा। मैं कहूंगा अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम पास ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। भले आपका सिलेक्शन हो, लिस्ट में सबसे नीचे आपका सिलेक्शन, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद। कैसे साथियों आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, देखिए मैंने साथियों ट्रिक निकाली है। ट्रिक मैंने क्या निकाली है, मैंने ये जाना है कि भैया जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो वो उस एग्जाम के जो पहले पेपर हो चुके होते हैं वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों वहीं से बनते हैं। तो एसएससी जीडी 2025 का आपका जो एग्जाम है जनवरी फरवरी में, इससे जस्ट पहले जो आपका एग्जाम हुआ था वो फरवरी 2024 में हुआ था। तो इस फरवरी 2024 की साथियों शिफ्ट्स को तैयार किया गया है, यानी कि इन सभी इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे उनका सोल्यूशन, जीएस का सोल्यूशन, रीजनिंग का सोल्यूशन, मैथ का सोल्यूशन, सब बहुत आसान लैंग्वेज में साथियों आपके लिए तैयार किया गया। तो आप अगर चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए साथियों मिले इस एग्जाम में, तो इन सभी सवालों को आप तैयार कर लीजिए। मैं कहूंगा इस पीडीएफ को बनाने में बहुत तैयारी साथियों लगी है, बहुत मेहनत लगी है हमारी और हमारी पूरी टीम की। वैसे इसका प्राइस मैं साथियों 200 रुपए रखने वाला था, लेकिन नहीं साथियों, मैंने सोचा कि हर एक गरीब बच्चा इसको ले ले, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए आपसे यहां पर लिए जा रहे हैं इस पीडीएफ के लिए। और उसके अलावा साथियों जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की करंट अफेयर आपको इसके साथ बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों पीडीएफ आप ले सकते हैं सिर्फ 45 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आपको ये साथियों पीडीएफ भेज दी जाएगी। चलिए तो बात करें सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उद्याचल कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे छिप जाता है, देखिए निकलता है अलग बात है, छिप जाता है अलग बात है। तो अगर कहा जाए छिप जाता
जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों अस्त्याचल कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रकार उद्याचल का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त्याचल हो जाएगा, और अस्त्याचल का विलोम क्या हो जाएगा, उद्याचल हो जाएगा। जैसे कि अस्त का विलोम क्या होता है, अस्त का विलोम साथियों उदय होता है, उसी प्रकार ये भी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, खाली जगह वाले सवाल साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि सफलता के मार्ग में बहुत संकट हैं, ठीक है ना, या मेहनत है या बाधाएं या छांव है। तो मैं कहूंगा साथियों बाधाएं आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि टस से मस ना होना, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं कहूंगा तनिक भी प्रभावित ना होना, शक्ति पर विश्वास करना, रुक जाना, ये स्थिर चित्त होना। मैं कहूंगा साथियों टस से मस ना होना, यानी कि तनिक भी प्रभावित ना होना। ये तो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है, इसके ऊपर तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे कहते ना, कहते साथियों यहाँ पर मेरा बेटा बकरी को घुमाए, यहाँ पर आपको बताने के जो एक तरीके से रेखांकित खंड है ना, उसकी जगह पर क्या आएगा। तो मेरा बेटा की जगह पर क्या आएगा, मुझे आप लोग बता दीजिए। मेरा बेटा बकरी को घुमाए ये होना चाहिए, या मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया ये होना चाहिए, या मेरी बेटा ने, ये तो गलत है, मेरा बेटा ने बकरी को घुमाया ये भी गलत। मैं कहूंगा मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, इसकी जगह पर ये ऑप्शन नंबर ए वाला आना चाहिए। साथियों देखिए मैं आपको हर एक लेवल से तैयार कर दूंगा, यानी कि जैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए, जहां से भी एग्जामिनर, ये समझ लीजिए जहां जहां एग्जामिनर की सोच है कि भैया यहां से सवाल लूंगा, यहां से सवाल लूंगा, उन सभी चीजों को साथियों मैं आपके लिए चंद दिनों में कंप्लीट करवा दूंगा। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मैं कहूंगा चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम ना निकले, आपका एग्जाम रह जाए, क्योंकि हर एक चीज में आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से तैयार करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को साथियों लाइक भी आप लोग अवश्य कर देंगे। देखिए अधिकतर लोगों का यही विचार है, तो अधिकतर लोगों का यही विचार है, अधिकतर की जगह पर क्या आना चाहिए, अधिकतम नहीं, अधिक नहीं, अधिकांश आना चाहिए, यानी कि होना ये चाहिए था कि अधिकांश लोगों का यही विचार है। चलिए उसके बाद देखिए भौरे मचल रहे हैं, अब यहां पर आपको बताने के आखिर यहां पर क्या आएगा बताइए। देखिए भौरे मचल रहे हैं, तो भौरे मचलते नहीं है, गुनगुनाते बिल्कुल साथियों, दौड़ते भी नहीं, मुस्कुराते भी नहीं है, तो भौरे गुनगुना रहे ये होना चाहिए था। कवि कविता का निर्माण करता है, अब आपको बताने जो कवि है ना, कवि ये कविता का निर्माण करता है या उसका सृजन करता है। देखिए व्यापार भी नहीं करता, उत्पादन भी करता है, मैं कहूंगा सृजन यहां पर सबसे सटीक आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पहाड़ टूटना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, भूकंप होना, प्रकृति का प्रकोप होना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। मैं कहूंगा बिल्कुल पहाड़ टूटने को कहा जाता है भाई, उसके ऊपर तो बहुत भारी मुसीबत आ पड़ी है, बहुत भारी कष्ट आ पड़ा है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिसका दमन करना कठिन है साथियों, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होगा मुझे बता दीजिए। देखिए उसको दुर्दम कहा जाता है। क्या, जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दम कहा जाता है। अच्छा, जहां पहुंचना कठिन हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको दुर्गम कहा जाएगा। जहां पहुंचना कठिन हो उसको दुर्गम कहा जाएगा। जो जल्दी समझ में ना आए उसको दुर्बोध कहा जाएगा। क्या, जो जल्दी समझ में ना आए उसको दुर्बोध कहा जाएगा। और दिखाई पड़ने वाले को क्या कहा जाएगा साथियों, दुष्टव्य कहा जाएगा। ये चारों मैंने आपको बता दिए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए भाई उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जो निगाह से परे हो उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको तो साथियों परोक्ष कहा जाएगा। जो निगाह के सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, और जो निगाह से परे हो, निगाह से परे हो उसको क्या कहा जाएगा साथियों, परोक्ष कहा जाएगा। ठीक है ना। चलिए और यहां पर एक तरीके से अगर बात करते हैं, निगाहहीन किसे कहा जाता है, तो निगाहहीन किसे कहा जाएगा साथियों, मतलब हीन का मतलब वो चीज ना हो। ठीक है। और निगहबान की बात करें तो जो निगरानी वगैरह करता है उसको निगहबान कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, खाली जगह में आपको बताने कौन सा वर्ड आएगा करके, उजला भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, कलंकीय, कलंकीय भविष्य की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, अंधेरे भी नहीं, हाँ यहां पर उज्जवल होना चाहिए, यानी कि उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये आपका पूरा बिल्कुल सही, बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, तो आपको बताना दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। चलिए देखिए, ऐसी स्थिति मुझे यहां पर गलत लग रहा है, स्थिति ऐसे नहीं लिखा जाता है साथियों, फिर कैसे लिखा जाता है। अगर बात करते हैं ना, स्थिति साथियों ऐसे लिखा जाता है, तो दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। तो आपका
राइट आंसर जो होगा वो बी के साथ जाए, क्योंकि पूछा गया था किस भाग में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले भाग में त्रुटि है। और उसको कैसे सही किया जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अशुद्ध वर्तनी वाला इसमें से कौन सा शब्द है मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं प्रामाणिक बिल्कुल सही लिखा जाएगा, मयंक बिल्कुल सही लिखा हुआ, पुरस्कार सही लिखा, ये तो आशीर्वाद है। आशीर्वाद थोड़ी ना होता है साथियों, क्या होता है, आशीर्वाद होता है। क्या होता है साथियों, आशीर्वाद होता है। तो मैं कहूंगा जैसे मैंने यहां पर लिखा है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों जिसका क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए कालातीत, या वर्ड आपसे पूछा जाएगा, कालातीत के बारे में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो कालातीत का उपयोग किया जाता है, यानी कि जिसका समय आएगा उसको कालातीत कहा जाता है, नहीं जिसका समय आने वाला है उसको भी नहीं। साथियों देखिए यहां पर अतीत की बात आई है। अतीत मतलब होता है पास्ट, जो बीत चुका है, यानी कि जिसका समय बीत चुका है उसको कहा जाता है कालातीत। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पक्षी का आपको बताने के समानार्थी शब्द क्या होगा मुझे बताइए। देखिए पक्षी के तो भैया बहुत सारे समानार्थी होते हैं। पक्षी की जब हम बात करते हैं तो साथियों पक्षी को विहग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विहग कहा जाता है। पक्षी की बात करते हैं तो नभ में चरता है ना, तो पक्षी को नभचर भी कहते हैं, और पक्षी को साथियों पतंग भी कहा जाता है, और पक्षी को परिंदा भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा पक्षी को क्या खग कहेंगे, मैं कहूंगा बिल्कुल पक्षी को खग भी कहा जाता है। चलिए यहां पर अच्छा अली लिखा हुआ है। अली का मतलब क्या होता है, अली का मतलब होता है साथियों भ्रमर। अली का मतलब होता है साथियों यहां पर मधुप, और अली का मतलब होता है यहां पर मधुकर। तो इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए, तो अब यहां से साथियों आपके सामने कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी सवालों को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहां से आप देखेंगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार साथियों जीएस की बात करें, पूरे 20 सवाल मैंने लिए हैं, और इसमें से आपको साथियों 9 से 10 सवाल बिल्कुल सही करने की कोशिश करना। देखिए कह रही कि राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है, यानी कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा राजस्थान का पंजाब तो जालौर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो मैं कहूंगा साथियों ये हरियाणा में। कहां पर है, हरियाणा में, और हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था, बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। उसके बाद ये एक अलग देश हो गया। अगला सवाल है, कह रहे कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये तो फुटबॉल के खेल से संबंधित है रोवर्स कप, इसलिए आंसर आपका भी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पर है, यानी कि मुख्यालय कहां पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों लुसाने में है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है, तो लुसाने में है, जिनका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि साथियों भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो मैं कहूंगा एस विजय लक्ष्मी है। कौन है साथियों, एस विजय लक्ष्मी ही भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अगला सवाल है, कह रहे कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, तो कालिदास इसके लेखक हैं। और कालिदास को क्या कहा जाता है साथियों, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किसने सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था, तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि भगवत गीता जैसी पुस्तक को इन्होंने इंग्लिश में साथियों ट्रांसलेट किया था। तो चार्ल्स विलिंगसन इनका नाम था, और इन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था, मुझे बताइए। देखिए ज्ञान का संबंध है ना, तो बोध से संबंधित। देखिए बुद्धि और ज्ञान कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, तो ये ट्रिक से आप लोग ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई, तो बोधगया में हुई, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और इनका जन्म कहां पर हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहां पर है, लुम्बिनी साथियों नेपाल में है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करेंगे या कहीं साथियों नोट डाउन इसको कर देंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गुप्त काल की अगर बात करते हैं, गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं
चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या होना चाहिए? सिक्किम होना चाहिए, क्योंकि सिक्किम की जो सीमा है ना, ये भूटान से भी लगी है, नेपाल से भी लगी है, चीन से भी लगी है। अगला सवाल है करके भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो मैं कह सकता हूं भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहां पर है, मुझे बताइए। तो इसका मुख्यालय आप लोग भी ध्यान रखेंगे, मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय। कहां पर है साथियों? अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के शहर में ही हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे धान जीन बैंक ये किस देश में स्थित है? यानी कि जो विश्व का धान जीन बैंक है ना, ये कहां पर है? तो मैं कहूंगा ये तो फिलीपींस में। कहां पर है साथियों? ये फिलीपींस में है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने भारत का है। बिल्कुल साथियों, अपने भारत का जो संविधान है ना, ये सबसे लंबा है, लिखित संविधान सबसे लंबा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है और अब आपकी परीक्षा में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला सवाल है करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। करके जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनका नाम राजीव कुमार है। और ये कौन बन चुके हैं? ये साथियों पश्चिम बंगाल के डीजीपी बन चुके हैं, पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक बन चुके हैं। कौन? राजीव कुमार। अगला सवाल है कह रहे जुलाई 2024 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इनकी अगर बात करें साथियों, मनोज मित्तल इनका नाम है और मनोज मित्तल ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साथियों बनाए गए हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम गौतम गंभीर है और इनको भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अब यहां से साथियों आपके सामने रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे और मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो इन सभी सवालों में से देखिएगा कि कितने कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता थे, कितने क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन बता सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए तो पहला सवाल नंबर सीरीज का है, कहा जा रहा है सबसे पहले यहां पर 40 आया है, उसके बाद 46 आ गया और उसके बाद साथियों 58 आ गया और फिर 82 आ गया और फिर 130 आ गया। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि उसके बाद अगला नंबर यहां पर कौन सा आ सकता है। अब यहां पर साथियों अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या किया गया है, देखिए 40 से 46 हुआ है तो मैं तो कह सकता हूं कि यहां पर 6 बढ़ाया गया है। 46 से 58 हुआ है तो मैं कह सकता हूं 12 बढ़ाया गया है और 58 से 82 हुआ है तो मैं कहूंगा साथियों 24 बढ़ाया गया है और 82 से 130 साथियों हुआ है तो यहां पर कितना बढ़ा गया? 48 बढ़ाया गया है। आप यहां पर साथियों देख रहे होंगे कि ये डबल हो रहा है, जैसे कि 6 का डबल ये आ गया, 12 का डबल ये आ गया, 24 का डबल ये आ गया। तो 48 का डबल साथियों कितना होता है? मैं कहूंगा 48 का डबल होता है साथियों 96 से 96। तो 130 में 96 प्लस कर दीजिए, यहां पर कौन सी संख्या होगी आपको मालूम पड़ जाएगी, 6 आ जाएगा और 23 यानी कि 22 आ जाएगा। मैं कहूंगा 226 यहां पर आएगा और 226 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर यहां पर सी था बिल्कुल करेक्ट था। चलिए भाई कह रहे कि दर्जी का संबंध जैसे पोशाक से है वही संबंध मोची का किससे होगा, मुझे बताइए। तो जिस प्रकार दर्जी पोशाक को बनाता है, पोशाक सिलता है, उसी प्रकार मोची जो होता है ना जूतों को तैयार करता है, जूतों में मरम्मत करता है कहीं ना कहीं। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए तो कहा गया है कि सभी सुइयां कागज है, जो जो कहा जा रहा है साथियों वो हम करते जाएंगे। तो कहा गया है कि सभी सुइयां, मान लीजिए ये क्या हो गई, ये सुइयां हो गई, तो कह रहे कि सभी सुइयां कागज हैं, तो सभी सुइयां हमने कागज यहां पर बना ली। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ सुइयां चाकू है, मान लेते इतनी सुइयां क्या हो गई, इतनी सुइयां आपकी चाकू हो गई, तो इतनी सुइयां आपकी चाकू हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कह रहे कि कुछ चाकू कागज है, कुछ चाकू कागज है, बिल्कुल साथियों कुछ चाकू कागज भी है, इतने चाकू कागज है और कुछ चाकू सुई है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई कागज चाकू नहीं है। पहला पॉइंट तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कथन में नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है
तो निष्कर्ष में भी अगर नहीं आता है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, अगर आता है तो वो आपका निष्कर्ष गलत माना जाता है, ठीक है। और कोई कागज चाकू नहीं है, कोई कागज साथियों चाकू नहीं, पहली बात तो ये पॉजिटिव में है कथन, नेगेटिव में अगर निष्कर्ष आ जाए तो वो गलत होता है, यानी कि सही आपका केवल एक होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक विशिष्ट भाषा में DUMP को ETN लिखा जाता है, EAGER को ZHHDS लिखा जाता है, तो FINGER को क्या लिखा जा सकता है मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर ये D है, ये A है, ये E है, कितना बढ़ाया गया साथियों, एक प्लस किया गया है, ये U है, ये T है, यहां पर तो एक माइनस कर दिया गया है, ये M 13 पर आता है, ये 14 पर आता है, एक प्लस किया गया है फिर से, और P से पहले Q आता है यानी कि एक माइनस किया कि यहां पर भी वही लॉजिक लगा है, बिल्कुल साथियों सेम लॉजिक लगा है, एक माइनस, ठीक है, सॉरी एक माइनस किया गया। अच्छा यहां पर तो कुछ अलग लग रहा है मुझे, ई से, ई में तो भाई क्या करेंगे, ई की अगर बात करें ना तो ई में एक घटाएंगे, ए में फिर एक घटाएंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या गया, यहां पर एक बढ़ाया गया, तो कुछ गलत सा लग रहा है, मतलब अजीबो गरीब टाइप सा लग रहा है। यहां पर सबसे पहले एक बढ़ाया गया और यहां पर एक घटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। हम पता कैसे करेंगे, देखिए हम इसको तरीके से करेंगे, हमें इतना पता है कि इसमें या तो एक घटेगा या एक बढ़ेगा, तो अगर हम इसमें एक घटाते हैं तो कितना आता है साथियों, ई आता है। अब ई किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि सबसे पहले इसमें बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, एफ के बाद साथियों क्या आता है, एफ के बाद जी आता है, तो जी आ गया, यानी कि अब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहां पर अगर साथियों बात करते, देखिए एक बड़ा है तो जाहिर सी बात है, अब एक घटेगा तो आई से पहले क्या आता है साथियों, एच आता है, यानी कि GH कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस आंसर को लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, बहुत अच्छे लेवल का है और शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ेंगी इस एकमात्र सवाल से। देखिए कह रहे कि एक बैठक में भाग ले रहे 8 अधिकारी हैं, ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द इसी क्रम में दक्षिणावर्त बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, कैसे बैठे, जैसे कहा गया है ना वैसे बैठा देते हैं। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम ए को यहां से शुरू करते, कह रहे हैं ना कि इसी क्रम में बैठे हैं, दक्षिणावर्त बैठे, यानी कि घड़ी की सुइयां जैसे चलती हैं, तो ए यहां पर हो गया, बी यहां पर हो गया, सी यहां पर हो गया, डी आपका यहां पर हो गया, ई यहां पर हो गया, एफ यहां पर हो गया, एफ जी और एच यहां पर आ जाएगा, करके सभी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, उनके बीच समान दूरी है, समान दूरी है, करके यदि डी का मुख उत्तर पश्चिम की दिशा है, क्या डी किधर गया, डी का मुख साथियों उत्तर, बिल्कुल डी का मुख उत्तर पश्चिम की दिशा ही है, ठीक है, ये अगर बात करते हैं तो ये उत्तर होता है, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये पश्चिम होता है, तो डी का मुख तो उत्तर पश्चिम की दिशा है, तो किस दिशा में बैठा है, कौन किस दिशा में बैठा है, तो एफ किस दिशा में बैठा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो एफ किस दिशा में बैठा है। अच्छा देखिए ये नहीं कह रहे हैं कि एफ का मुख किस दिशा में, इसमें कहा गया था कि डी का मुख उत्तर पश्चिम की दिशा में है, यहां पर यह नहीं कहा गया कि एफ का मुख किस दिशा में। अगर आपसे यह कहा जाता एफ का मुख किस दिशा में, तो मैं कहता साथियों पूर्व उत्तर में है, क्या पूर्व उत्तर में है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एफ किस दिशा में बैठा है, तो अगर हम यहां से देखें तो एफ किस दिशा में बैठा है साथियों, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम में वो बैठा है, तो एफ किस दिशा में बैठा है, दक्षिण पश्चिम में बैठा है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन का लेवल भी था, और ऐसे आपके एग्जाम में साथियों सवाल पूछे जाएंगे। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि एक निश्चित कूट भाषा में TARGET को 2197552 लिखा जाता है, PRIZE को 79985 लिखा जाता है, तो QUEEN को क्या लिखा जाएगा मुझे साथियों बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर जरा इसको जब मैंने देखा ना और इसको देखा तो मुझे एक चीज नजर आ रही, जैसे कि टी जो होता है ना ये 20 पर होता है, ए 1 पर होता है, आर 18 पर होता है, ठीक है ना, और जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है, टी 20 पर होता है। इन दोनों को प्लस किया गया है क्या, देखिए जरा, अच्छा इन दोनों को प्लस करते हैं तो 2 आ जाएगा, ठीक है, एक जैसा लिखा है ना तो एक वैसा ही आ जाएगा, और एक 8 को अगर प्लस करते हैं तो 9 आ जाएगा, और 7 देखिए अगर डबल नंबर है, मान लीजिए अगर 2 9 है तो डबल नंबर है तो इनको आपस में जोड़ देंगे 11 लिख देंगे, लेकिन अगर सिंगल नंबर है तो उसको सिर्फ 7 ही लिखेंगे। अब 7 है तो 7 लिखा गया है, 5 है तो 5 लिखा गया है, 2 0 तो 2 0 को जोड़कर 2 लिखा गया, और वही चीज यहां पर आई है, ये 16 पर होता है ना पी, तो 1 और 6 जुड़ेगा तो 7 ही तो आएगा, आर 18 पर होता है तो 1 9,
ठीक है, एक 8 और एक 9 ही तो हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 17, 21, ई 5 पर होता है, एन 14 पर होता है, तो 7 और एक 8 आ जाएगा, 2 और एक 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और 1 और 4 5 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 83,555 कहां पर लिखा हुआ है, 83,555 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, हाँ बड़ा कर लेता हूं साथियों, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। चलिए हाँ, अब और ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये और साथियों बड़ा हो गया। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नजर आ रहा होगा। अब सवाल में हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या लिखा है। कह रहे कि दिया गया आरेख उस विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं जानते हैं, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन। ठीक है, जो जर्मन वाले गोले में है, यानी कि 5, 15, 3, 16 ये सब जर्मन है, 15, 19, 3, 12 ये सब हिंदी हैं, और अंग्रेजी 16, 3, 12, 21 ये साथियों अंग्रेजी हैं। तो कह रहे कि उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी जो अंग्रेजी और जर्मन जानते हैं, यानी कि मैं कहूंगा साथियों क्या अंग्रेजी भी जानना चाहिए, अंग्रेजी जानते हैं और साथियों जर्मन जानते हैं। तो अंग्रेजी और जर्मन वाले तो ये हो गए, अंग्रेजी जर्मन जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते। ये 3 बंदा ना, ये 3 हिंदी जानता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। मैं कहूंगा जर्मन और अंग्रेजी 16 वाला नंबर जानता है और 3 वाला नहीं जानता है, क्योंकि 3 जानता तो है, ये 3 हिंदी के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से आप लोग देखेंगे और मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कहा जा रहा है, कह रहे हैं साथियों कि विशाल नर्मदा का पति, क्या क्या कहा जा रहा है, जो साथियों कहा जा रहा है ना वो आप करते जाइए। विशाल नर्मदा का पति है, तो भैया ठीक है, विशाल जो है ना विशाल नर्मदा का पति है, तो मान लीजिए साथियों ये विशाल हो गया। कौन हो गया, ये विशाल हो गया। और विशाल जो है ना ये नर्मदा का पति है, ठीक है, नर्मदा का पति। इतनी बात क्लियर। उसके बाद कह रहे कि प्रतीक जो है ना ये गौरवी का भाई है, प्रतीक गौरवी का भाई है। तो हम कहीं पर भी बना लेते हैं साथियों, प्रतीक गौरवी का भाई है। मान लीजिए प्रतीक जो है, ठीक है, प्रतीक जो है ये गौरवी का भाई है। उसके बाद कह रहे प्रतीक गौरवी का भाई है, कार्तिक प्रथमेश का बेटा है। ठीक है, प्रथमेश का बेटा है जो आरती का पति है, आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है। तो आरती के क्या कह रहे हैं, अच्छा अब समझ में आ गया, आरती के बेटे का विवाह, ये आरती का बेटा हो जाएगा, यानी कि विशाल जो होगा ना ये आरती का बेटा हो जाएगा। आरती के बेटा का विवाह नर्मदा से हुआ है, ठीक है। गौरवी विशाल की बेटी है, यानी कि मैं कह सकता हूं विशाल की बेटी कौन है साथियों, ये गौरवी है, ठीक है, विशाल की बेटी। कह रहे कि प्रथमादेश का गौरवी से क्या संबंध है। अब एक बार फिर से देखिए, प्रतीक गौरवी का भाई है, प्रतीक गौरवी का भाई है, कार्तिक प्रथमेश का बेटा है, यानी कि कार्तिक जो है ना साथियों, कार्तिक किसका बेटा है, कार्तिक जो है ना ये साथियों प्रथमेश का बेटा है, ठीक है ना। कार्तिक प्रथमेश का बेटा है जो आरती का पति है। अब यहां पर देखिए जो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, जो बाद वाले के लिए इस्तेमाल किया, 2 लोग है ना, 2 बाद वाले के लिए इस्तेमाल किया गया जो, यानी कि प्रथमेश जो है ना ये आरती का पति है। आरती के बेटे का विवाह नर्मदा के साथ हुआ है, गौरवी विशाल की बेटी है। प्रथमादेश का गौरवी से क्या संबंध है, यानी कि गौरवी किधर गई, गौरवी क्या कहेगी प्रथम आदेश को, तो गौरवी क्या कहेगी, ये पिताजी हो गए। क्या हो गए साथियों, ये पिताजी हो गए। पिताजी की ये कौन हो गई, पिताजी की माता हो गई, और ये पिताजी के पिता हो गए। तो ये गौरवी इनको क्या कहेंगी, दादाजी ही तो कहेंगी। तो दादाजी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल पूछा जाएगा साथियों आपसे, इसलिए आपको हर एक प्रकार से तैयार रहना है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सही तरीके से साथियों टाइप नहीं हो पाया, खाली जगह क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद देखिए, जब दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाता है, यानी कि अगर दर्पण को यहां पर रखा जाता है तो संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी कि दर्पण में साथियों जो संख्याएं वगैरह लिखी है ना, अल्फाबेट वगैरह, ये सब कैसे दिखेंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 8, 5, 6 WQ, ये अगर ये दर्पण में दिखेंगे तो जो सबसे अंत वाला लेटर होगा ना वो सबसे पहले दिखेगा।
अंत वाले लेटर का मुंह बाईं तरफ है ना, तो इसका साथियों मुंह किधर हो जाएगा साथियों, दाईं तरफ हो जाएगा। कुछ ऐसे करके ये बनेगा, ठीक है ना। अब इधर इसका मुंह बाईं तरफ है, इसका मुंह साथियों इस ऐसे बनेगा दर्पण में, W जैसा W वैसे ही बनेगा, 6 कुछ ऐसे बनेगा, 5 कुछ ऐसे बनेगा, 8 ऐसे बनेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं। मैं कहूंगा सभी ऑप्शन गलत है, टाइपिंग सही नहीं हो पाई है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि भाई अगर ऐसा सवाल आता है तो ऐसे ऐसे आपको लगाना है, तो आपको इस प्रकार से करना होगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। तो अब आपके यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। मैथ के बहुत अधिक नहीं, सिर्फ 10 सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि 18 मीटर 50 मीटर की विमाओं वाले एक आयत क्षेत्रफल का देखिए एक आयत है और कह रहे कि अगर लंबाई 50 है तो साथियों चौड़ाई 18 है, ठीक है, लंबाई ज्यादा ही होगी। तो ये एक आयत है, इसका आयत का क्षेत्रफल जो है ना, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, इस आयत का जो क्षेत्रफल है कहने के एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल कहने के बराबर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का क्षेत्रफल यहां पर बराबर कहा गया है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 50 गुणा 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल अगर इस भुजा को हम a मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, यानी कि a स्क्वायर बराबर 50 गुणा 18 आपका यहां पर आ चुका है, 50 गुणा 18। अगर हम इनकी गुणा करते हैं 18 पंजे 90 हो जाएगा और 0 लग जाएगा, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना आ गया है साथियों, 900 आ गया। तो मैं कहूंगा a स्क्वायर लगाए ना, तो ये 900 किसी संख्या का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा साथियों, 30 गुणा 30, यानी कि 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों, मैं क्या कहूंगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 30 आपका आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि पूछा गया था कि उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, हमने वर्ग की भुजा की लंबाई a मानी थी और a की वैल्यू 30 है, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो 30 होगी। तो मैं कहूंगा कि 30 कहां पर लिखा हुआ है, 30 तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि a के 3 गुने और b के 4 गुने के परिणामों का औसत कितना है साथियों, 17 है। ये सवाल की अगर बात करें, ये सवाल भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहे देखिए जो कहा जा रहा है वो करते जाइए। a के 3 गुने तो साथियों a के 3 गुने और b के 4 गुने तो साथियों b के क्या होगा, b के 4 गुने के परिणामों का औसत कितना है, यानी कि साथियों इनका औसत कितना बताया गया है, इनका औसत आपको बताया गया है 17। चलिए, और ये कितने लोग हैं साथियों, मैं कहूंगा ये 2 लोग हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इनका योग कितना होगा, तो इनका 17 दूना 34, यानी कि 34 इनका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 3a और 4b का। चलिए खैर, उसके बाद देखते हैं यहां पर कह रहे हैं कि तथा a के 4 गुने, यानी कि a के 4 गुने प्लस b के 3 गुने, b के 3 गुने के परिणामों का औसत कितना बताया गया है साथियों, 18 बताया गया। तो इनका अगर योगफल की बात करें तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, यानी कि ये आपका योगफल आ गया। इतनी बात क्लियर है। तो कहने के a और b का योग कितना होगा, यानी कि a प्लस b का योग आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां से अगर साथियों हम बात करते हैं ना, क्या आपके सामने निकला है, यहां से आपके सामने निकला है साथियों 4a, ठीक है, प्लस 3b, ठीक है, बराबर कितना है साथियों 36 है। और ये वाली लाइन लिख लेते हैं साथियों 3a, क्या साथियों 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, अगर क्लियर है तो साथियों बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब इन दोनों को आपस में साथियों जोड़ दीजिए, इन सबको, 4a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 7a प्लस 3b 4b कितना हो जाएगा साथियों, 7b हो जाएगा, बराबर इनको अगर जोड़ते हैं तो साथियों 0, ये आ गया आपका 70। चलिए तो 7a प्लस 7b है तो 7 कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा, बराबर 70 बचेगा। और a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा साथियों 70, ये 7 इसके नीचे आ जाएगा और ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि a प्लस b कितना बच गया आपके साथ, 10 बच गया। तो a प्लस b का योग पूछा था, 1 प्लस b का योग निकाल दिया है हमने साथियों, 10 है। तो 10 क्या होगा, 10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर अगर 135 है तो वो संख्या क्या है। मान लीजिए वो संख्या x है, तो x का 70%, क्या x का 70% और x का 40%, इनका अगर अंतर की बात करते हैं तो कितना इनका अंतर बताया गया, 135 बताया गया। तो x का मान बताइए, यानी कि x को निकाल कर बता दीजिए। इस 0 से ये 0, इस 0 से साथियों ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना।
नीचे 10 10 सेम है तो 10 एक बार आ जाएगा, ये 7x हो जाएगा माइनस ये 4x हो जाएगा बराबर 135 आपका आ जाएगा। तो 7x माइनस 4x बराबर साथियों 3x बराबर कितना आ जाएगा 1300, सॉरी ये 0 इसमें लग जाएगा तो 1350 ही आ जाएगा, यानी कि x बराबर साथियों 1350 बटे 3 आ जाएगा। तो 3 चौक 12 3 पंजे 15, यानी कि x बराबर आपसे पूछा जा रहा था, x बराबर आपके पास आ चुका है 450 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर 12% और 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3500 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि वस्तु के ऊपर अगर 3500 लिखे हुए हैं और इस पर पहले 12% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 88% में बेचा जाता है, और फिर इस पर 10% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 90% में बेचा जाता है। तो यानी कि जब 3500 रुपए पर इतने इतने की छूट दी जाती है तो वो कितने रुपए में बिकेगी, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको आप कैलकुलेट करिए। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, अगर साथियों इसको कट करेंगे तो 2 पंजे और साथियों 2 चौक 2 चौक ये आ गया, ठीक है। 5 से अगर कट करेंगे तो 5 सत्ते 35 आ गया, यानी कि अब आपके पास 7 गुणा 44 गुणा 9 आ चुका है, ठीक है ना, इतनी आ चुका है। तो 7 × 63 हो जाएगा। मैं कहूंगा 63 की गुणा 44 से आप लोग करा लीजिए। 4 × 3 12 आपका हो गया, 6 चौक 24, एक आपका 25 हो गया, नीचे भी 252 ही आ जाएगा। तो 2 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, क्या 2772 कहीं लिखा हुआ है? मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है 2772, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे कि एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु को खरीदता है। कितने प्रतिशत की छूट पर? 20% की छूट पर एक वस्तु को खरीदता है और उसे 2200 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। अब या इस लाइन को पकड़ लो आप अच्छे तरीके से। 10% का अगर लाभ कमाया जाता है, यानी कि वो वस्तु 110% में बेची जाती, तो वो वस्तु 2200 रुपए में यहां पर बेची जा रही है। तो इसका जरा 100% की वैल्यू निकालो, यानी कि क्रय मूल्य इसका जरा निकालो। तो 110 आ गया, गुणा 100 से कर दीजिए, ठीक है। इस 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना आपका, ठीक है, 11 दूना आपका 22 हो जाएगा। और यानी कि मैं कह सकता हूं 2000 रुपए की वो वस्तु थी, इसको 10% लाभ से बेचा गया तो वो 2200 रुपए की हो गई, ठीक है ना। तो कह रहे कि एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु को खरीदता है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात साथियों आपको क्लियर है। अगर आपको इतनी बात क्लियर है ना तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो खरीदी गई थी ना साथियों, ये 20% की छूट पर खरीदी गई थी, यानी कि 80% में खरीदी गई थी। तो ये जब 80% में साथियों खरीदी गई थी तो 2000 रुपए की थी, ठीक है ना, 2000 रुपए की थी। तो इसकी अगर 100% की वैल्यू साथियों हम निकालें तो कितनी निकलेगी? 20 पंजे 20 चौक 4 एकम 4 पंजे, यानी कि मैं कहूंगा 2500 रुपए की साथियों ये निकलेगी। तो कितनी छूट दी गई भैया? 2500 की थी, 2000 में दी जा रही, साफ साफ साथियों 500 रुपए की छूट दी गई थी। तो 500 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8 सही 1/3, ये पता क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है साथियों 8 सही 1/3 वर्ष, ये लिखा हुआ है। तो 8/1 सही 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती। अब यहां पर बहुत ध्यान से आपको देखना है, कोई धनराशि, ये 75 कुछ नहीं है, कोई धनराशि, यानी कि मूलधन की अगर हम बात करते हैं ना साथियों, तो मूलधन कितना है? मान लीजिए मूलधन की अगर बात करें, एक सेकेंड, मूलधन की अगर बात करें तो मूलधन, एक काम करो साथियों, आप P मान लो। कितना मान लो साथियों? मूलधन कितना है? मूलधन आपका P हो गया। अब मिश्रधन की अगर बात करें तो मिश्रधन यानी कि A यहां पर क्या कहा गया है? खुद कहा गया है कि इतने वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो मैं कहूंगा मिश्रधन साथियों 2P हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब साधारण ब्याज की अगर बात करें तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है A माइनस P, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अगर साथियों इसको 2P में से 1P माइनस करेंगे तो 1P ही तो आएगा। तो यहां पर साथियों डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1P हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यानी कि दर आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो दर आपसे अगर साथियों यहां पर पूछी जा रही है तो दर बराबर क्या होता है? SI गुणा 100 बटे P इंटू T। अब दर ज्ञात करना है, साधारण ब्याज कितना है? P है, गुणा यहां पर 100 आ जाएगा, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा? PT आ जाएगा। तो P की मान P है। T की अगर बात करें, T कितना कहा गया है? तो ये इतना कहा गया। अच्छा, इसको अगर थोड़ा कैलकुलेट करें तो 8 × 24 1 25, 25 बटे 3 वर्ष यहां पर इसको कह सकते हैं। तो 25 तो यहां पर आ जाएगा, बाकी 3 नीचे नहीं बल्कि यहां पर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। P से P कैंसिल हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 × 12, यानी कि ठीक है कितनी निकलेगी दर? कहूंगा 12% दर निकलेगी।
ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए, यानी कि एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल यहां पर आपको दी गई है, कितनी चाल है? 80 किलोमीटर साथियों प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि सुबह 10:20 बजे से दोपहर 1:50 तक इसके द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी आपसे पूछी जा रही है, दूरी बराबर क्या होता है साथियों? चाल गुणा समय होता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल तो आपको पता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन समय कितना है? और अभी कह रहे हैं ना 10:20 से 1:50 पर, तो मैं कहूंगा 10:01 से 11:20 पर 1 घंटा हो जाता है, फिर 12:20 पर 1 घंटा और हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1:20 पर 1 घंटा और हो जाता है। तो अब ये 1:50, ये 1:20 है, यानी कि 30 मिनट और ऐड कर लो तो 3 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। तो 3 घंटे 30 मिनट यानी कि 3.5 घंटा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इसको कैलकुलेट करो, 3 दूना 6 और 1 7/2। तो यहाँ पर साथियों 7/2 आ जाएगा। समय आ गया घंटे में, चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको अगर कट करें यहाँ पर 40 आ जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि दूरी कितनी आपकी आएगी? 280 किलोमीटर आ जाएगी। 280 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। 7 की गुणा 40 से करेंगे तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, कह रहे कि ए बी सी का औसत 60 किलोग्राम है। यदि ए बी का औसत वजन 45 किलोग्राम है तो सी का वजन कितना हो? देखिए यहां पर 3 लोगों की बात की गई है कि ए बी और सी, ये 3 लोग हैं। इन तीनों का औसत वजन 60 किलोग्राम बताया गया। तो मैं अगर आपसे कहूं इनका योगफल कितना होगा, यानी कि इन तीनों लोगों का कुल मिलाकर वजन कितना होगा, तो इन दोनों की गुणा कराओ, 6 × 18, यानी कि तीनों का वजन होगा 180 किलो। उसके बाद अच्छा बात की गई है ए और बी की, यानी कि ए और बी की बात की गई है, 2 लोग हैं, इनका औसत वजन 45 किलो वजन बताया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी का कुल मिला के वजन कितना होता है, तो 45 दूना 90। कहने का मतलब यह है कि 3 लोग हैं यहां पर, तो इन तीनों का वजन कुल मिला के 180 आ रहा है। और यहां पर 2 लोग हैं और इनका वजन कुल मिला के 90 आ रहा है। तो इसमें सी है, इसमें सी नहीं है। मैं कहूंगा कितना डिफरेंस है? 90 किलोमीटर इसमें कम है, क्योंकि सी इसमें ऐड नहीं है। अगर सी इसमें सी का वजन ऐड कर दे तो 90 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा, 180 हो जाएगा। तो सी का वजन कितना है? मैं कहूंगा सी का वजन 90 किलोग्राम है। तो 90 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है और इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि P अनुपात Q 2:3 है, ठीक है। यानी कि जहां पर P आपको दिखे वहां पर 2 लिख देना, जहां पर Q आपको दिखे 3 लिख देना। तो कह रहे हैं कि 2P + Q अनुपात 5P - 3Q का मान क्या होगा? देखिए 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। P की बात की गई है 2, तो साथियों 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, 2x कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। Q की बात करें साथियों 3x यहां पर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अनुपात लगा लिया साथियों। 5 की अगर बात करें, 5P कितना है? 2x है, तो 2x आ गया। माइनस की अगर बात करें तो 3Q, यानी कि 3Q कितना है? 3 है, तो साथियों यहां पर 3 आ गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहां पर बात करते हैं, यहां पर x आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों यहां पर आपका कैसे क्या हो सकता है, ये जरा आप देखने की कोशिश करिए। देखिए ये इसकी अगर गुणा करेंगे 2 दूना 4, यानी कि 4x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा आपका। इसकी अगर बात करें 5 दूना 10x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 3 × 3 9x हो जाएगा। तो यहां से 4x + 3x कितना हो जाएगा? 7x हो गया। और यहां पर साथियों 1x आएगा। तो कह रहे कि दोनों का अनुपात क्या होगा? मैं अगर कहूं साथियों इन x को हटा देते हैं तो 7:1 ही तो आता है। तो 7:1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो इस क्लास को साथियों एक बार लाइक करेंगे। इस वीडियो को अगर आपने अभी शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर आप लोग अवश्य कर देंगे। और जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था साथियों कि वो पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं साथियों, 20 शिफ्ट दी जा रही। कितनी? 20 शिफ्ट का सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन होगा, जस्ट नीचे उसके 4 ऑप्शन होंगे, जस्ट नीचे उसका सोल्यूशन होगा। ऐसी रीजनिंग है, ऐसे मैथ है, ऐसे जीके, ऐसे हिंदी है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिएगा अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। उसके अलावा एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर जाकर देखिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी साथियों आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और एग्जाम फतेह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।